हेलो। आज के क्लास से फिर से स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके थे जो हमारा न्यूट्रिशन होता है। जो न्यूट्रिशन होता है वो 6 टाइप का होता है और उसी में से आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर आता है विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स, लिपिड्स, फैट, फिर और एक रहा न्यूक्लिक एसिड। तो इतना तो हमने डिस्कस कर चुके थे। और एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म, तो एटीपी कैसे बनता है, एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ कार्बोहाइड्रेट, जो 6 टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है ये C6H12O6। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वही कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि बहुत सारे जब ग्लूकोज मिलते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मिल के बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज को, एक सिंगल ग्लूकोज को सैकराइड भी कहते हैं, सैकराइड। तो ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 16 किलो जूल, ये तो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, 16 किलो जूल। और इसे अगर कैलोरी पे कन्वर्ट करोगे तो 4 इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 कैलोरी जो हम कल देखा था, जो वहाँ पे तो 4 किलो कैलोरी पे अगर 4 गुना करोगे तो होता है जूल में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब जूल से कैलोरी को कन्वर्ट करोगे तो आपको 4 डिवाइड करना होगा। तो अगर 16 पे 4 डिवाइड करोगे तो फिर से 4 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलेगा 16 किलो जूल, या कह सकते हैं 4 किलो कैलोरी। और ये 45 से 65% ऑफ टोटल एनर्जी, जो हम एनर्जी पाते हैं कार्य करने के लिए, माने डेली यानी पर डे जो हम कार्य जो भी करते हैं, वो 45 से 65% का एनर्जी इसी कार्बोहाइड्रेट से ही हम पाते हैं। क्योंकि हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, या तो अगर आप नॉर्थ साइड पे हैं तो आपको ज़्यादा आप व्हीट से बना हुआ, गेहूं से बना हुआ जो भी आटा वगैरह हो गया, उसमें आपको रोटी ज़्यादा खाते होंगे। फिर रोटी के साथ दाल, वो तो होगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मात्रा से कम होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हम कम कंज्यूम करते हैं। हमारे बॉडी के एनर्जी के ज़रूरत के हिसाब से हमको ज़्यादा मिलता है, इसी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। और अगर आप ईस्ट साइड पे अगर देखोगे, ईस्ट साइड पे जो उड़ीसा आता है, उड़ीसा में ज़्यादा लोग खाते हैं चावल, जो राइस होता है, उसी से अगर पकाने के बाद उसमें बनता है, उसे कहते हैं भात, कहा जाता है भात। तो भात खाते हैं, उसी में भी वही कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। तो सबसे ज़्यादा तो हम कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी पाते हैं, लगभग 45 से 65% तक। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसमें आपको कार्बन दिखेगा, कार्बन, H4 होगा हाइड्रोजन, O4 होगा ऑक्सीजन। ये तीनों अणु से या परमाणु से बनता है एक अणु, जो कि कहलाता है ग्लूकोज का अणु। यानी यहाँ पे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन का जो अणु मिलने के बाद, ये यहाँ परमाणु मिलने के बाद, कार्बन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 परमाणु मिलने के बाद ये बनता है ग्लूकोज का एक अणु बनता है। और उसी ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जब मिल जाते हैं उसी से बनता है कार्बोहाइड्रेट। तो उसका फॉर्मूला का कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ देता है, जो कार्बोहाइड्रेट का कह सकते हैं, या शुगर या ग्लूकोज जो भी कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है CH2O। और यहाँ पे N होता है, N यानी N पे अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूँ, N जगह पे अगर 6 रख दूँ, और 6 अगर इसी तीनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे अगर हम CH
2O, इसी पे अगर हम 6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा C6। फिर H पे 2 है, ऑलरेडी 2 परमाणु हैं, तो 6 दूने होगा 12, जैसे O के पास होगा 6, तो C6H12O6 इस ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होगा CH2O। और इसका कभी कभी रेशियो भी पूछता है एग्जाम में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका रेशियो कितना होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनका रेशियो कितना होता है। तो रेशियो हो जाएगा, अगर आप ये इसी फार्मूला से भी अगर निकालोगे तो यहाँ पे कार्बन आपको 1 दिखाई देगा, 1 कार्बन H2 या अनुपात, फिर हाइड्रोजन 2, फिर H2 अनुपात ऑक्सीजन 1, तो 1:2:1। या आप अगर आप इसी ग्लूकोज के फार्मूला से भी अगर निकालोगे, यहाँ पे भी आपको उतना ही मिलेगा। यहाँ पे कार्बन है गया 6, फिर हाइड्रोजन 12, फिर ऑक्सीजन 6। अगर इसमें 6 पे अगर भाग दोगे, 6 पे अगर आप इसे भाग दोगे तो यह जगह 6 के 6, 6 दूनी 12, फिर 6 के 6, वही सेम ही अनुपात आएगा, रेशियो आएगा 1:2:1। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अनुपात का अगर आप इस पे भी ध्यान देना कि वो कौन सा चीज़ों को पहले या बाद में पूछा है। अगर ये जो रेशियो है 1:2:1 ये होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसी क्रम में अगर होगा तो इसका रेशियो ये होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक ग्लूकोज में जो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है उसका अनुपात कितना है, और इससे आप ध्यान रख के उसका अनुपात निकालोगे। तो पहले तो कार्बन पूछा है, इसलिए कार्बन का आ जाएगा 6, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 6, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 12, फिर इसे 6 से भाग दोगे तो इधर 6 के 6, फिर 6 के 6, फिर 6 दूनी 12, फिर एक आ जाए 6 के 6, 6 के 6, फिर 2, 1:1:2। तो ये आप इसमें ध्यान देना कि वो कौन सी अणु को, कौन सी परमाणु को पहले या बाद में ऐसे पूछा है, उसी के हिसाब से आप उसका अनुपात निकालोगे। तो ये हो गया उसका रेशियो। फिर हम देखेंगे, ये तो हो गया रेशियो, ये वाला जो रेशियो हो गया। फिर अगर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, जनरली इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होगा मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड यानी एक ग्लूकोज के अणु से, या एक ग्लूकोज के अणु को सुगर भी कहा जाता है। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसी को ही सुगर भी कहते हैं, सुगर। और इसी को ही सैकराइड भी कहते हैं, सैकराइड, इसी को ही सैकराइड। एक ग्लूकोज के अणु को सुगर भी कहते हैं, उसी को सैकराइड भी कहते हैं, एक सिंगल ग्लूकोज के अणु को। तो आ जाते हैं हम यहाँ, जो एक ग्लूकोज के अणु से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे कहा जाता है मोनोसैकराइड। ओनली ए सिंगल सुगर यूनिट इज प्रेजेंट, उसे कहा जाता है मोनोसैकराइड। फिर आ जाता है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड यानी 2 से 10 सुगर अणु मिलने के बाद जितने सारे यौगिक बनते हैं कार्बोहाइड्रेट का, उसी को कहा जाता है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में आपको देखने को मिलेगा या तो कम से कम 2 सुगर के अणु होंगे, जो ग्लूकोज के अणु 2 होंगे, या तो सबसे ज़्यादा 10 होंगे। और 2 से 10 के बीच में जो अणु, जो यौगिक बनते हैं ग्लूकोज से, उसे कहा जाता है ओलिगोसैकराइड। फिर आता है पॉलीसैकराइड। पॉली यानी जब 10 से ज़्यादा, यानी कम से कम 11, कम से कम 11 मोलिकुल्स होंगे ग्लूकोज का, 11 से ज़्यादा, 11 से ज़्यादा अगर होंगे तो उससे कहा जाएगा पॉलीसैकराइड। 10 से 10 टू मैनी, दिस कंटेंट 10 टू मैनी थाउजेंड सुगर यूनिट्स। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप, एक हो गया मोनो, एक हो गया ओलिगो, एक हो गया पॉलीसैकराइड। और उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो मोनोसैकराइड होता है, मोनोसैकराइड यानी जो सिंगल सुगर यूनिट होता है, जिस पे सिंगल सुगर यूनिट होता है, या आप कह सकते हैं सैकराइड।
जो सैकराइड भी कह सकते हैं या कह सकते हैं ग्लूकोज या सिंगल ग्लूकोज, ये होता है मोनोसैकराइड। और इसी को ही सिंपल शुगर भी कहा जाता है। सिंपल शुगर यानी क्योंकि ये एक सिंगल शुगर या एक सिंगल ग्लूकोज से बना होता है, इसीलिए इसे सिंगल शुगर। और इसी को ही ग्लूकोज तो इसी को ही कहते हैं। उसका फॉर्मूला होगा C6H12O6, C6H12O6, इसे ये होगा ये फॉर्मूला। और जो फल में मिलता है जो ग्लूकोज, उससे कहा जाता है फ्रुक्टोज। ये जो फ्रुक्टोज है ये भी सिंगल ही ग्लूकोज का अणु होता है। और क्योंकि ये फलों में मिलता है इसलिए फलों में जो ग्लूकोज मिलता है उसे फ्रुक्टोज कहा जाता है। या कह सकते हैं जो ग्लूकोज होता है फलों में जो मिलता है वो फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है। फिर आ जाते जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये तो हो गया फ्रुक्टोज जो कि फलों में मिलते हैं फ्रुक्टोज। ये मोनोसैकराइड हो या ओलिगोसैकराइड हो या पॉलीसैकराइड हो, वो तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट्स ही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से ही बनती है। फिर अगर ग्लूकोज का और एक फॉर्म है डी ग्लूकोज, जो कि आपको जो उसका पैकेट आता है, जो ग्लूकोज आप खाते होंगे जब वो आपको स्कूल में कोई स्पोर्ट्स हो, जैसे कोई इवेंट्स हो, जैसे फिजिकल एक्टिविटी की तरह, उसमें आपको ये जो ग्लूकोज देते हैं पॉकेट में, उसे कहा जाता है डी ग्लूकोज, ताकि आपको थोड़ा एनर्जी मिल जाए सडनली। और ये डी ग्लूकोज क्या करता है, जो आप पाउडर फॉर्म में खाते हो डी ग्लूकोज, ये आपको डायरेक्ट एनर्जी देता है। इसमें आपको डाइजेशन में जो टाइम जाता है उतना टाइम आपका सेव हो जाता है। आपको बस जैसे ही खाते हैं वो सीधा तो स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा अणु है C6H12, क्योंकि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो स्टार्च, जो गेहूँ, राइस, ये जो खाते हैं या ब्रेड, वो पहले तो डाइजेस्ट होके इसी फॉर्म में आता है ग्लूकोज फॉर्म में, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। लेकिन ये जो डी ग्लूकोज है ये ऑलरेडी एक छोटा अणु है, यानी डाइजेस्टेड फॉर्म में है ऑलरेडी। जैसे डाइजेस्ट होने के बाद जैसे बन जाता है हमारा जो भी हम खा रहे हैं, उसी फॉर्म में ऑलरेडी है ग्लूकोज फॉर्म में। तो ये टाइम नहीं लगता डाइजेस्ट होने में, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, फिर हमको सडनली एनर्जी मिल जाता है। तो इसलिए इसे खाया जाता है डी ग्लूकोज। फिर हम आ जाएंगे और क्या, डेक्सट्रोज। ये मिलता है जो वेजिटेबल्स में जो शुगर होता है, डेक्सट्रोज वेजिटेबल्स में और फ्रूट में भी कोई कोई मिलता है। तो वेजिटेबल्स में जो मिलता है ज़्यादातर होता है डेक्सट्रोज। ये भी सिंगल ही होता है, सिंगल शुगर कह सकते हो, सिंगल ग्लूकोज भी कह सकते हो, या सिंगल सैकराइड भी कह सकते हो, वो एक ही बात। तो ये होगा डेक्सट्रोज जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स में मिलते हैं। तो फिर ये रहा आपको जो हिंदी वाले बच्चे, इसका उदाहरण ग्लूकोज, ये हो गया, ये हिंदी में आप देख लेना। फिर आ गया ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड यानी जो जिस कार्बोहाइड्रेट में 2 से 10 शुगर का अणु होते हैं, या कह सकते हैं ग्लूकोज का अणु होते हैं, ग्लूकोज का अणु होते हैं, या कह सकते हैं सैकराइड होते हैं। अब जो भी कह लो एक ही बात, ग्लूकोज या शुगर कहो या ग्लूकोज या सैकराइड। तो जहाँ पे आपको 2 से 10 शुगर से मिलता होगा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसे कहते हैं ओलिगोसैकराइड। और इसे कभी कभी डाइसैकराइड भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं ये ओलिगोसैकराइड वाले, ज़्यादातर में आपको 2 शुगर का यूनिट से वो बनाई होती है, इसलिए उसे डाइसैकराइड भी कहते हैं। उसमें आ जाता है ये सुक्रोज, फिर होता है माल्टोज। सुक्रोज जो होता है जो शुगर हम खाते हैं, तो डेली लाइफ पे जो हम शुगर यूज़ करते हैं, जो पॉकेट में आता है, आपको सारे दुकान में भी मिल जाएगा, जो ग्रोसरी दुकान होता है, जो शुगर होता है वो होता है सुक्रोज। और सुक्रोज आता है इसी में ओलिगोसैकराइड, इसे आप याद रखना, ओलिगोसैकराइड में आता है। फिर होता है माल्टोज। ये माल्टोज हमको मिलता है जो खोजा हुआ फल, जब हम
फूड जर्मिनेशन करते हैं जो भी, वहाँ पे आपको ऐसा कोई उसमें जो रूट्स की तरह जो निकलता है, जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं ऐसे, और पीज ऐसे होता है, और ये मान लो कोई सीड्स है या मुंजी या कोई सलाह है या कोई मटर, उसमें ऐसे जर्मिनेट होने के बाद यहाँ से ऐसे एक रूट्स की तरह वाइट कलर का निकलेगा। इसी जर्मिनेटेड सीड्स में आपको ज़्यादा मिलेगा ये माल्टोज। ये माल्टोज हो गया। इसमें आपको जो जर्मिनेटेड फूड होता है ये रहा, जर्मिनेटिंग सीड्स में ज़्यादा ये मिलता है माल्टोज। फिर ये माल्टोज हो गया। फिर लैक्टोज, ये रहा लैक्टोज। लैक्टोज मिलता है मिल्क में, जो दूध खाते हो आप, गाय हो या जो ह्यूमन्स के भी जो मिल्क होते हैं, सबसे ज़्यादा लैक्टोज मिलते हैं ह्यूमन मिल्क में। लैक्टोज मिल्क में तो मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है जो ह्यूमन का जो मिल्क होता है उसमें ज़्यादा लैक्टोज होता है। ये रहा, ये हिंदी में लिखा है, आप देख लेना, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी जब 10 से ज़्यादा, यानी 11 कम से कम 11 ग्लूकोज होंगे या तो उससे ज़्यादा, तो अब उसी टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उससे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, और इसमें बनते हैं ज़्यादातर होते हैं सेल्यूलोज, जो प्लांट्स का जो प्लांट सेल में, प्लांट का सेल एक तो होते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का होते हैं, और उसमें आपको एक सेकेंडरी लेयर भी मिलेगा। प्राइमरी लेयर तो ये हो गया सेल वॉल, उसके अंदर का हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वॉल जो होता है ये बाहर का, ये सेल वॉल बनते हैं सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज है, और ये सेल्यूलोज बनते हैं ग्लूकोज से ही बनते हैं। जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज से ही बनता है सेल्यूलोज, और वो भी कैसा ग्लूकोज, पॉलीसैकेराइड, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होते हैं वो 10 से ज़्यादा, यानी 11 हो सकते हैं, 11 या 11 से अधिक, 11 से ज़्यादा होंगे। फिर आता है और एक काइटिन। काइटिन ये होता है सेल वॉल, ये भी सेल वॉल बनाती है, जो होता है फंगाई में। कहाँ, ये फंगाई में, जो फंगाई का जो सेल वॉल होता है, फंगाई का सेल वॉल, उसमें आपको ये काइटिन मिलेगा। फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो बनता है काइटिन से, और काइटिन भी क्या होगा, ये भी हो गया पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड क्या है, वो भी ग्लूकोज से ही बनती है। फिर पॉलीसैकेराइड के बाद यानी काइटिन के बाद देखेंगे ये ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन होता है ये मिलता है जो हमारे बोन्स होते हैं शरीर पे, जो बोन्स में ये रहता है ग्लाइकोजन, जो हमारे जो बोन्स का डेवलप होने में मदद करता है, या बोन का कुछ स्ट्रॉन्गनेस के लिए ये काम करता है ग्लाइकोजन। तो ये ऐसा एक ग्लूकोज है जो कि मनुष्यों के हड्डियों में या बोन्स के अंदर, बोन्स जो हो गया ममाल्स या जितने सारे जीव जो होते हैं जिनका अंदर बोन पाया जाता है, उसी बोन में ये ग्लाइकोजन होता है। तो सेल्यूलोज हो या काइटिन हो या ग्लाइकोजन हो, ये तीनों पॉलीसैकेराइड से बनते हैं। पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड बनती है ग्लूकोज से ही, यानी 11 से ज़्यादा ग्लूकोज जब मिलेंगे तो अब हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड एग्जांपल ये हो गया ग्लूकोज, या ग्लूकोज कहते हैं, या किया सेलुलोज, फिर काइटिन, और ये होगा ग्लाइकोजन। फिर हम ये आप हिंदी में देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे ये प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर पे, ये 10 से 15% तो हम एवरेज यूज इतना करते हैं, 10 से 15% प्रोटीन, और 1 ग्राम प्रोटीन से मिलता है 4 किलो कैलोरी। अगर आप इसे जूल में कन्वर्ट करोगे ये हो जाएगा, अगर 4 पे गुणा कर दोगे तो हो जाएगा
16 किलो जूल। और ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में यूज होता है हमारे बॉडी में, इसीलिए ये भी होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड ज़्यादा 10 से 15% तक। फिर उसका फंक्शन हो गया बिल्डिंग सब्सटेंस, और इसे बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है फ्यूल सब्सटेंस। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तो होते हैं फ्यूल सब्सटेंस, फ्यूल की तरह, यानी जो कि एनर्जी देता है हमको कुछ वर्क काम करने के लिए। वैसे जो प्रोटीन होता है वो हमारे जो बॉडी का ग्रोथ करने में या डेवलप करने में, जो सेल और डैमेज हो उसे रिपेयर करने में ये हेल्प करता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं बिल्डिंग सब्सटेंस। फिर हम देखेंगे उसका, और इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है प्रोटीन को, क्योंकि ये बहुत सारे एमिनो एसिड मिलने के बाद ये बनता है प्रोटीन। और आप ये कह सकते हैं जो प्रोटीन का सबसे स्मॉलर यूनिट जो होता है वो होता है एमिनो एसिड, या शॉर्टकट में इसे ए भी कह सकते हैं, एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलने के बाद बनते हैं प्रोटीन। और जो एमिनो एसिड जो बनते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड के बीच में जो यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इससे आप याद रखना, जो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे बहुत सारे बॉन्ड के द्वारा बहुत सारे एमिनो एसिड ऐसे मिल के बनाते हैं एक प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया एमिनो एसिड, और दो एमिनो एसिड बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और जो एमिनो एसिड होता है, आपको जो हमारा एटमॉस्फेयर में या वर्ल्ड में आपको कह सकते हैं वहाँ पे 300 एमिनो एसिड पाया जाता है नेचर में या पृथ्वी में कह सकते हैं। 300 एमिनो एसिड मिलते हैं, और उसी में से सिर्फ 20 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, 20 एमिनो एसिड। और इसी 20 एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन फाउंड इन 20 एमिनो एसिड आउट ऑफ 300। तो इसी 20 एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। और इसी 20 एमिनो एसिड को भी डिवाइड किया जाता है उसका, और इसी 20 एमिनो एसिड से ही बनता है सारे का सारा जो प्रोटीन। और इसी को भी डिवाइड किया जाता है। जो एमिनो एसिड होते हैं, कुछ तो होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, यानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि इतना ज़रूरी होते नहीं हैं, क्योंकि जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है पहले से ही, उसका तो हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और कुछ हैं जो कि हमको हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट नहीं है, उसको लिया जाता है बाहर से, तो उसी को कहा जाता है एसेंशियल। ये आ गया और जिसको हिंदी में इसे पढ़ना है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ये वाला। तो फिर हम आ जाते हैं ये एमिनो एसिड। ये 20 टाइप का एमिनो एसिड में से ये जो रहा, इसमें कुछ है एसेंशियल और कुछ है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है? तो दोज आर द एमिनो एसिड नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स। जो हम एनिमल्स से पाते हैं वो हमारे बॉडी में मौजूद नहीं है। और उसमें आ जाता है ये रहा लाइसिन, और एक लगा ल्यूसिन। लाइसिन ये भी एक एमिनो एसिड, ये भी एक एमिनो एसिड। लेकिन जो ये जो लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है, ये सबसे ये नहीं, ये जो ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड जो ये होता है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, ये सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड इसे कहते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स
मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड होता है ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। फिर जो नॉन एसेंशियल में आता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये हिंदी वाले ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फिर जो नॉन एसेंशियल में हम आपको देखोगे, जो नॉन एसेंशियल यानी जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, उसे कहा जाता है नॉन एसेंशियल। उसे हमको बाहर से लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और उसमें आ जाता है एक तो ग्लाइसिन और एक होता है सेरीन। और ये जो ग्लाइसिन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। ग्लाइसिन सबसे कॉम्प्लेक्स तो हो गया, वो देखो कॉम्प्लेक्स हो गया ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। और जो ये होगा सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हो गया ग्लाइसिन। और एक एमिनो एसिड ऐसा है, ये जो दो हैं ऐसे अर्जिनाइन हिस्टिडाइन, ये भी एमिनो एसिड हैं। और ये एमिनो एसिड जब हम छोटे अवस्था में, जब आप छोटे होते हैं तो वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन जब जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद ये दो एमिनो एसिड धीरे धीरे गायब हो जाता है हमारे बॉडी से, यानी होता नहीं है, प्रेजेंट नहीं होते बड़े होने के बाद, अर्जिनाइन और हिस्टिडाइन ये दोनों। और ये जो एसेंशियल जो होते हैं, जो एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं 8 एमिनो एसिड। जो 20 होते हैं, 20 में से जो एसेंशियल होते हैं 8, और जो नॉन एसेंशियल वो होते हैं 10। तो 10 होते हैं नॉन एसेंशियल और 8 होते हैं एसेंशियल। और 2 ऐसे हैं जो कि दोनों के बीच में आते हैं, क्योंकि ये कभी कभी ये दोनों का मतलब ये वाला हो गया, ये जो अर्जिनाइन हिस्टिडाइन है, जो बच्चे होते हैं हम उसी समय वो तो हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े होते हैं वो बॉडी से धीरे धीरे कमता हुआ चला जाता है। तो इसी को दोनों में रखा जाए, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल, ये दोनों के बीच में 2 आता है, या ये जो अर्जिनाइन हिस्टिडाइन होता है। तो ये तो हो गया हमारे बॉडी के ज़रूरत के हिसाब या बॉडी में प्रेजेंट होने के हिसाब से हो गया एसेंशियल नॉन एसेंशियल। फिर आता है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, यानी जिस प्रोडक्ट या जो भी चीज़ों पे जो प्रोटीन होता है, अगर प्रोटीन पे ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड होगा, अगर प्रोटीन पे ज़्यादा मात्रा में ये रहा मैक्सिमम एमिनो एसिड प्रेजेंट, जिस प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड होता है उसे कहा जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और बहुत ज़्यादातर होता है एनिमल प्रोटीन। जो अगर आप एनिमल प्रोटीन है, जो एक हो गया एग्स, फिर मीट, फिश। जो नॉन वेज होते हैं, नॉन वेज में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, यानी ज़्यादा एमिनो एसिड से वो बना होता है जो प्रोटीन होता है उसमें, इसीलिए जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन उसे कहा जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एमिनो एसिड होते हैं। या कैसे हैं उसका एग्जांपल होगा एनिमल प्रोटीन। फिर और एक आता है सेकंड क्लास, यानी जहाँ पे आपको जो प्रोटीन होते हैं उसमें लेस एमिनो एसिड मिलता है, यानी कम एमिनो एसिड से बनते हैं वो प्रोटीन, इसलिए उसे कहा जाए सेकंड क्लास प्रोटीन कहते हैं उसे, सेकंड क्लास प्रोटीन। ये हो गया क्योंकि उसमें कम एमिनो एसिड मिलते हैं। तो ये तो हो गया प्रोटीन का। फिर उसका कुछ और उसका एग्जांपल ये प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में जो होता है वो होगा फर्स्ट क्लास, क्योंकि उसमें ज़्यादा एमिनो एसिड होते हैं। प्लांट या एनिमल प्रोटीन में, जो एनिमल प्रोटीन होता है उसमें ज़्यादा एमिनो एसिड होता है, इसलिए वो तो होगा फर्स्ट क्लास। और जो प्लांट में जो प्रोटीन मिलता है उसमें आपको लेस एमिनो एसिड मिलेगा, लेस, इसलिए वो होगा सेकेंड क्लास प्रोटीन। प्लांट यानी आपको जो भी आप सब्जी हो गया, सब्जी जो भी वेजिटेबल्स, ये सारे वेजिटेबल्स हो गया, या जो भी आप सब्जी जो भी खाते हो वो सारे हो गया प्लांट प्रोटीन, जो कि सेकंड क्लास प्रोटीन। तो ये हिंदी में है, आप इसे
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाता है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन ये रहा, और केराटिन प्रोटीन भी 2 टाइप का होता है। एक तो ये रहा अल्फ़ा केराटिन, जो कि ये बार्ड्स में ज़्यादा, बार्ड्स में कह सकते हैं, बार्ड्स के जो विंग्स होते हैं, बर्ड्स के जो विंग्स में, या हमारे जो नोक या नेल्स होते हैं उसमें जो हेयर्स होते हैं बाल में। फिर जो पशु के सींग होते हैं, हॉर्न जिसे कहा जाता है, हॉर्न जो सींग होता है, उसी वो जो सींग, या जो बुल हो गया, बुल यानी सांड, सांड हो, या फिर जो सांड, बैल, फिर जो हिरन का जो सींग होता है, हॉर्न होता है, वो इसी अल्फ़ा केराटिन से बना होता है, अल्फ़ा केराटिन। फिर जो सीप का, यानी जो क्या कहते हैं, सीप को हिंदी में क्या कहते हैं, मेंढा शायद कहते हैं, हमारे इधर जो उड़ीसा में इसे मेंढा कहते हैं। जैसे हिंदी में आपको देखो तो ये मेंढा ऐसे होगा, उसे मेंढा कहते हैं। जो सीप होते हैं, जो सीप, तो सीप में जो ऊल होते हैं, जो ऊल्स होते हैं उनके बॉडी के चमड़े के ऊपर, वो भी इसी केराटिन प्रोटीन में ही बनते हैं। तो हमारे बॉडी में, बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स भी हैं, एक तो सिर पे है, हेड्स पे भी है, फिर हमारे जो स्किन होता है, स्किन के ऊपर भी होता है, वो हो गया अल्फ़ा केराटिन। जो नेल्स, वो भी हो गया इसी में, जो हिंदी में है अगर हम इसे देखें केराटिन प्रोटीन का, जो अल्फ़ा केराटिन होता है। एक तो हो गया नाखून, हिंदी में जो नेल्स को, नाखून, बाल हो गया, बाल तो एक तो सिर में भी है, हमारे स्किन पे भी है। फिर जो सींग होगा, जितने सारे सींग वाले जानवर, और खुर में पाए जाते हैं, खुर यानी जो एनिमल्स का जो पैरों में जो खुर होता है, वो भी केराटिन प्रोटीन का बनता है। तो ये तो हो गया अल्फ़ा केराटिन। तो अल्फ़ा केराटिन, एक तो केराटिन, केराटिन को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक अल्फ़ा केराटिन और एक बीटा केराटिन। जो अल्फ़ा केराटिन होता है वो यही नेल्स, हॉर्न, हूप या ऊल इसमें पाया जाता है। और एक होता है ये रहा बीटा केराटिन, और बीटा केराटिन को ये पाया जाता है इसमें स्पाइडर वेब, जो स्पाइडर का जो जाल होता है, जो मकड़ी का जाल ऐसे जो बनाया होता है, ऐसे ऐसे ये जो जाल होता है, फिर ये लेके कहीं पे बांध देगा, किसी पेड़ में या किसी बिल्डिंग पे। तो ये जो जाल होता है, ये होता है बीटा केराटिन पे। तो ये भी प्रोटीन, प्रोटीन से भी बनती है, वो होगा बीटा केराटिन। और कुछ हम देखेंगे उसका डेफिशिएंसी, प्रोटीन का डेफिशिएंसी क्या होता है। एक तो होता है प्रोटीन का डेफिशिएंसी के वजह से जो डिजीज होता है, वो होता है ये रहा मारास्मस। और ये मारास्मस जो होता है, ये ज़्यादातर 1 से 6 महीने के बच्चे के अंदर ये पाया जाता है। जब आप छोटे बच्चे में, या जो माँ के दूध में अगर ये प्रोटीन कम हो, माँ के दूध में अगर प्रोटीन कम हो, तो जो बच्चे होते हैं 1 से 6 महीने का जो बच्चे होते हैं, उसमें मारास्मस का डिजीज होता है। और अगर वही मारास्मस 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, उसी को ही कहा जाता है क्वाशियरकर। और इसी डिजीज में क्या होता है, जो बाल होता है, बॉडी का जो बाल होता है, या जो नेल्स, नाखूनी होता है, वो उसका कलर रेड हो जाता है, रेड हो जाएगा। फिर हेयर्स का जो बाल होता है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। और भी है जो कि जो हेड होता है, ये हार्ट नहीं, ये हेड है, हेड जो शेर होता है, वो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, बिकम लार्ज। तो ये होता है प्रोटीन का कमी के वजह से ये सब होता है। तो सबसे आपको इसलिए इसे ध्यान देना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो माँ का दूध होता है, उसे टेस्ट लैबोरेटरी में, पैथोलॉजी में टेस्ट कर लेना कि प्रोटीन का मात्रा ठीक ठाक है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ये सब ठीक कर सकते हैं। और ये रहा प्रोटीन डेफिशिएंसी से ये रहा डिजीज। तो होगा मारास्मस 1 से 6 महीने के बीच के जो बच्चा होता है, और वही जब 6 महीने से ज़्यादा समय तक हो जाएगा, उसी को कहा जाएगा क्वाशियरकर। और ये उसका हो गया जो लक्षण हो गया, हेयर नेल्स जो होते हैं रेड हो जाएगा,
और जो हेड है वो बड़ा हो जाएगा, जो बाल होते हैं सिर पे वो ब्राउन कलर। तो आज का हम डिस्कस किया, एक तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, ये दोनों हम आज डिस्कस किए हैं। और बाकी जो ये सिर्फ हम 2 न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया, फिर जो 4 बाकी रह गया उसके वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सारे को डिटेल में करेंगे। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये अगर सारे को आज ही डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबा आ जाएगा। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं।